अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और एमडी कैट के लिहाज से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसमें दरअसल बैक्टीरिया को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया है क्या, हम उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि जो हमारी अर्थ जो बनी थी ना, इट वाज फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ना। जब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी थी तो उसके 1 बिलियन ईयर के बाद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जिनको हम प्रोकैरियोट्स में भी इंक्लूड करते हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि करते थे तो ये गलत ना होगा। ठीक है, क्योंकि जो नई क्लासिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं डालते, बल्कि एक अलग से हमने बैक्टीरिया के नाम से एक फाइलम बना लिया है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे तो हमने ये देखा कि प्रोकैरियोट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो हमारी अर्थ पे आए, और यानी कि जो पहली जानदार चीज़ थी वो प्रोकैरियोट थी हमारी अर्थ के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज़ द टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स को हमने क्लासीफाई कैसे किया। कह रहे नॉर्मली यही होता था कि हमने जब एनिमल्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था तो प्रोकैरियोट्स जो थे ना, उन्हें हमने किंगडम मोनिरा में डाल दिया था, यानी किंगडम प्रोकैरियोटा में। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अपने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा है ना। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब इनके अंदर नहीं होता। फिर ये किया हमने कि पहले तो हमने 5 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनिरा के अंदर यानी प्रोकैरियोटा के अंदर डाला था, बट अब इनके लिए ये स्टेटस चेंज हो गया है। ये स्टेटस किसकी वजह से चेंज हुआ है? कार्ल वॉज अ पायोनियर पर्सन इन दिस क्लासिफिकेशन, कि इसने और इसके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने मिल के डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाला था। कार्ल वॉज ने और उसके कुछ पर्सनस ने डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाला था। और इसके बेस उन्होंने किस तरह निकाला था यार? जो एक सेल होता है उस सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी होते हैं, यानी कि सेल है और उसके जो ऑर्गेनलीज हैं ना डिफरेंट, उनकी बेसिस पे उन्होंने ये डोमेन सिस्टम निकाला, कि जिसमें ख़ास तौर पे इन्होंने राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर किया था। ठीक है, तो राइबोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कार्ल वॉज ने अपनी डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश की थी अकॉर्डिंग टू सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। उसने कहा था कि जो ज़मीन पर लाइफ इवॉल्व हुई है ना, वो 3 लेनिएज यानी कि 3 लाइन्स के नतीजे में हुई है। यानी कि अगर ये डोमेन सिस्टम है तो उस डोमेन सिस्टम से जो लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है उसके 3 लीनिएज हैं, यानी कि 3 उसके एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइफ ने इवॉल्व किया है। एक तो या तो वो आर्ची बन गए, ठीक है, या बैक्टीरिया बने हैं, या यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारा किंगडम प्रोटिस्टा भी आता है, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब आते हैं। ठीक है, उसने कहा था कि बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, जिनको आर्ची बैक्टीरिया को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, कि आर्ची बैक्टीरिया को पहले हम आर्ची बैक्टीरिया कहते थे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ आर्ची कहते हैं, बिकॉज हम इनको बैक्टीरिया कंसीडर नहीं करते। और यूकैरियोट्स यानी कि यूकैरिया, दिस डिसीजन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, अब इसको हम पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने ये किया कि इस रिसेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग द 2 आउट ऑफ 3 डोमेन्स यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो जो यू बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया होगा, और आर्ची बैक्टीरिया, इनको हम प्रोकैरियोट्स में डालते हैं। ठीक है, और द डोमेन यू बैक्टीरिया कंप्राइजेज ऑफ ऑल द बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है यू का मतलब होता है ट्रू, सच्ची चीज़। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया है वो। और जो ट्रू बैक्टीरिया है हमने उनको एक किंगडम बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। ठीक है, और जो आर्ची है इसमें बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम आर्ची, डोमेन आर्ची के अंदर आ जाते हैं। एंड द डोमेन यूकैरिया इंक्लूड ऑल द यूकैरियोट्स, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको माइकोटा भी कहते हैं, और प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो कैरोलस लीनियस ने दी थी, और उसमें प्लांट्स एंड सिर्फ एनिमल शामिल थे। तो 2 किंगडम वॉज बाय कैरोलस लीनियस, ही एमसीक्यू उसके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख़ास तौर पर सिंध के बच्चों के लिए। और हैकल जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो हैकल ने दी थी, इसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया दोनों, यानी कि हैकल के 3 किंगडम में प्रोटिस्टा का जिक्र किया गया था। लेकिन देयर वाज चैटन, और उसने 2 एम्पायर्स बनाए थे कि उसने कहा सिर्फ प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट चैटन ने दिया था। फिर कॉपलैंड साहब थे, उन्होंने 4 दी थी, किंगडम मोनिरा जिसको हम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और विडिगर साहब ने 5 दी थी। और उनके बाद जो हमारे
कार्ल वॉल साहब हैं, सबसे न्यू क्लासिफिकेशन इनकी है, और उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है इवॉल्व करती है 3 डोमेन्स में, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, आर्ची आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ द फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। प्रोकैरियोट्स जो हैं कह रहे हैं मोस्ट प्रिमिटिव हैं और फर्स्ट इनहेबिटेंट थे ऑन अर्थ। एमसीक्यूज है ये। ठीक है, अर्थ कह रहे हैं जब शुरू में बनाई गई थी तो उसके ऊपर बहुत रेडिएशंस थी और ऑक्सीजन जो थी वहाँ पर बहुत कम थी, इसीलिए प्रोकैरियोट्स वहाँ पर आए। बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना इन कंडीशन में रह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेडिएशंस हैं वहाँ पर, और अगर ऑक्सीजन भी नहीं है तो प्रोकैरियोट्स के जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, कह रहे हैं दे हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर। कह रहे हैं ये जो प्रोकैरियोट्स है ये किन से आए हैं? प्रोटोबायोन्ट्स से हैं। प्रोटोबायोन्ट्स यार ये होता है कि आपका आरएनए है और ऐसा आरएनए जो अपनी आप की कॉपी खुद बना सकता है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए जो होता है। ठीक है, आप उस सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए को एक फॉस्फोलिपिड की जो बायलेयर होती है या फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कवर कर लो, उसके अंदर आप इसको ले लो, इनसाइड अपने आप इंगल्फ कर लो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, और वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए को फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर ले लो, और कहते हैं जो पहला सेल था ना, इट इज़ थॉट टू बी अराइज बाय इंक्लूजिंग जो पहला सेल बना था हमारा प्रोकैरियोट का, या जो इस दुनिया में पहला सेल बना था वो ऐसे बना था कि आपने फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर आरएनए को ले लिया था। जब आपने ये काम कर लिया था तो पहला सेल बन गया। एंड द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, हमने फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर आरएनए को इंगल्फ कर लिया था। तो दिस इज़ हाउ प्रोकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर। कह रहे हैं उनके अर्ली जो हैबिटेट था ना वो माइक्रोबियल मैट्स थे। माइक्रोबियल मैट्स यानी कि माइक्रोबियल मैट्स यार ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत स्टिकी होता है, और इनके ऊपर स्टिकी सिक्रीशन इसलिए होती है बिकॉज इनके ऊपर पहले प्रोकैरियोट्स रह चुके हैं और प्रोकैरियोट्स ने इनके ऊपर अपनी सिक्रीशंस की थी, और इनके ऊपर की गई सिक्रीशंस की वजह से माइक्रोबियल मैट्स जो हमें अभी मिलते हैं, जो फॉसिल्स के ज़रिए मिलते हैं हमें। फॉसिल्स क्या होते हैं? जितनी भी पुरानी चीज़ें जो आप डिस्कवर करते हो उनको फॉसिल्स कहते हो, और ये कहा जाता है कि इनको हमने देख के बताया है कि जो हमारे ये प्रोकैरियोट्स हैं दे आर 3.5 बिलियन ईयर, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बनी और उसके 1 बिलियन ईयर्स के बाद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे प्रोकैरियोट्स आ गए। कह रहे हैं दीज मैट्स आर फ्यू सेंटीमीटर थिक एंड मॉइस्ट एंड स्टिकी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो हैं अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके ऊपर सिक्रीट करते थे हमारे फॉसिल्स के ऊपर और मैट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये स्टिकी हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते थे? कह रहे हैं ये जो हमें ये मिले हैं ना माइक्रोबियल मैट्स, ये माइक्रोबियल मैट्स हमें मिले हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के करीब, यानी कि बहुत हॉट एरियाज़ के करीब। हाइड्रोथर्मल यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा बट वाटर मौजूद होगा, बिकॉज प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उस वाटर के ज़रिए अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, और फूड फ्रॉम दिस वेंट्स, जो फूड होता था वो अपना इन वेंट्स से हासिल करते थे। तो दीज मैट्स व्हेन ड्राइड बिकम स्ट्रोमाटोलाइट। कह रहे हैं जब इनको हम ड्राई करते हैं तो ये स्ट्रोमाटोलाइट बन जाते हैं एज अ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ये एक तरह का सेडिमेंट्री यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर कोई लाइफ एक्जिस्ट नहीं करती। एंड दे रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सो जो स्ट्रोमाटोलाइट है ना या मैट्स जब आप उनको ड्राई करके स्ट्रोमाटोलाइट बना लेते हो तो दिस स्ट्रोमाटोलाइट जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रोटोबायोन का वो दिखाया गया, जो जिसकी बात मैंने कर ली कि एक लिपिड की लेयर होती है, लिपिड की लेयर जैसे बायलेयर होती है तो 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं। ठीक है, और नीचे वाटर मौजूद है बहुत ज़्यादा और इसके अंदर हमने आरएनए रखा हुआ है। ठीक है, इंगल्फ किया है। कह रहे हैं प्रोकैरियोट जो होते हैं दुनिया के हर हैबिटेट में मौजूद होते हैं, और इनके जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके और भी बहुत सारे छोटे ग्रुप हैं। तो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स के जो डोमेन है बैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हमारी एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो आई गेस 90% इनसे ही आता है। ठीक है, और ये बात मैं वैसे तुक्के के तौर पे नहीं कह रहा, मैं परसेंटेज में भी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा ही है कि जितना भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वो इनके ज़रिए ही आता है, साइनोबैक्टीरिया के ज़रिए आता है, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हो। कह रहे हैं जो प्रीमिटिव यानी कि पुराने ज़माने के प्रोकैरियोटिक एल्गा थे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। ठीक है, थे नहीं बल्कि अभी भी मौजूद हैं कुछ। तो जो प्रोकैरियोटिक एल्गा हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम फोटो ऑटोट्रोफ कहते हैं। ऑटोट्रोफ यानी अपना खाना खुद तो बना रहे हैं, लेकिन खुद बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से लाइट को यूज़ करके बनाना एक तरीका है। इसीलिए ये जो एल्गा होते हैं ना, इनके अंदर दरअसल पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो ये अपना खाना इस तरह बना सकते हैं। हायर
फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ जो है ना, दे आर थॉट टू इवॉल्व फ्रॉम दिस एल्गा। जो जितने भी हमारे फोटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं इवॉल्व हुए हैं, और इनके अंदर पिगमेंट सिस्टम वेल डेवलप होता है, और दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये एल्गा की बात हो रही है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा की बात हो रही है कि उनके अंदर पिगमेंट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि आप चीज़ों खाने को तोड़ते हैं, या यानी कि आप सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं सॉइल के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को, डिफरेंट कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो एक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया ओके। तो यानी कि बैक्टीरिया आप डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हो। सेप्ट्रोट्रॉप्टस या सेप्ट्रोट्रॉफस जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म जो होती है ना, डेड कोई चीज़ मर गई है, उस डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करते हैं, कुछ एंजाइम छोड़ते हैं। जब एंजाइम छोड़ते हैं डेड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डाइजेशन हो जाती है, जब वो टूट जाती है छोटे मॉलिक्यूल्स में तो ये उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं। तो दीज आर सेप्ट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और सिम्बायोंट्स वो होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ सिम्बायोंट्स ऐसे होंगे कि दूसरे के साथ रहेंगे तो अपने आप को फ़ायदा होगा बट दूसरों को नुकसान होगा, ऐसे को हम पैरासाइट कहते हैं। तो सिम्बायोसिस की एक टाइप है पैरासाइट। सिम्बायोसिस का सिंपल मतलब है कि आप किसी और बैक्टीरिया के साथ या किसी और ऑर्गेनिजम्स के साथ आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हो, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें एक पैरासाइटिज्म है जिसमें पैरासाइट के तौर पे काम करता है, और एक म्यूचुअलिज्म होती है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, और एक होती है कॉमन सेलिज्म जिसमें सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा, एक को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान, और जो आपकी सिंबल रहेगी दैट इज़ कॉमन। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा, और कॉमन सेलिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान, एक को फ़ायदा और दूसरे को कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोकैरियोट जो है ना उनके अंदर बहुत ख़ास एबिलिटी होती है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनके अंदर ये अडेप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जीनोम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दिस एबिलिटी, दैट इज़ एबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी कंडीशन, ठीक है। और जो ये जीनोम की कह रहे हैं वो इसलिए होता है बिकॉज अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया स्पीशी की, जैसे कि ई कोलाई की स्पीशी है, कह रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 5000 जीन्स होती हैं, और कह रहे हैं अबाउट 1 in every 200 बैक्टीरिया इज़ लाइकली टू हैव अ म्यूटेशन। कह रही हैं अगर 200 बैक्टीरिया हों तो हर 200 बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी होगी, बिकॉज जीन्स ही इतनी ज़्यादा हैं। तो उनकी जब म्यूटेशन होती जाती हैं तो म्यूटेशन से ये होता है कि उनका सर्वाइवल रेट बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैं डोमेन आर्ची की बात करने जा रहा हूँ कि जो आर्ची बैक्टीरिया था, दरअसल वो कोई आर्ची बैक्टीरिया को हम आर्ची बैक्टीरिया नहीं कहते बल्कि सिर्फ आर्ची कहते हैं, और ये अलग डोमेन बन चुका है, बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है। यानी आर्ची इज़ अ डाइवर्स ग्रुप इन डोमेन सिस्टम, ठीक है। दे वर क्लासिफाइड एज आर्ची बैक्टीरिया, बट अभी ये जो है क्लासिफिकेशन एब्सोलीट है, बेकार है, और इनको हम सेपरेट डोमेन में डालते हैं। और ये डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, सर्कुलर यानी रॉड शेप होते हैं, यानी कि इस तरह की रॉड शेप, और लोब होती है। लोब का मतलब होता है कि यार ये लोब यानी कि 2 लोब्स बने हुए होंगे इस तरह के, और स्क्वायर टाइप भी होते हैं ये, और इनका डायमीटर जो होता है वो 0.1 से 15 माइक्रोमीटर, यानी कि बहुत छोटे होते हैं ये। आर्ची जो होते हैं कह रहे हैं बैक्टीरिया से थोड़े अलग होते हैं, क्यों? बिकॉज इन आर्ची की जो सेल वॉल होती है ना ठीक है, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती है। हालांकि बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब के सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ठीक है। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा होगी तो आप ग्राम पॉजिटिव बन जाओगे, और अगर होगी बट कम होगी तो आप ग्राम नेगेटिव बन जाओगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज का पॉइंट है। सो जो आर्ची होते हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बैक्टीरिया से अलग होती है, ठीक है। आर्ची रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिजन के ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के ज़रिए। बाइनरी फिजन में ये होता है एक सेल अपने आप को 2 सेल में डिवाइड कर लेता है, फिर वो 2 सेल अपने आप को फर्दर 2 में डिवाइड करते जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अगर एक ऑर्गेनिज्म ऐसी है वो अपने आप को तोड़ देगी, जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी ना तो अपना एक पार्ट ना उसको तोड़ देगी। अब ये एक पार्ट टूट जाएगा ना तो ये सेल, ये एक बार जो टूटा हुआ पार्ट है ये आगे खुद जाकर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट कर देगा, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और बडिंग में भी यही होता है कि आप जो पहले ऑर्गेनिज्म होती है उसके ऊपर एक स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को बड कहते हैं। ये बड जब स्वेल कर जाता है, ग्रो कर जाता है पूरा, तो फिर बाद में ये भी अलग हो जाता है और अपनी एक नई लाइफ जीता है अलग से इंडिपेंडेंटली। तो आर्ची जो होते हैं दे कैन लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन एंड दे आर क्लासिफाइड लाइक, यानी कि आर्ची जो होते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में रह सकते हैं जिनकी कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो, यानी कि वो आर्ची बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे, बहुत ज़्यादा
गर्म नालों में रहेंगे उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। थर्मो का मतलब हीट, फाइल्स यानी लविंग, तो हीट लविंग बैक्टीरिया कहेंगे, हीट लविंग आर्ची कहेंगे। और जो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं उनको हम एसिडोफाइल्स कहते हैं। और एंड मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस वो होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन को यूज़ कर CO2 को यूज़ करके वो लोग CH4 हमें देते हैं, ठीक है। और ये मिथेनोजेंस जो होते हैं, ठीक है, और जो एसिडिक होते हैं ये मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं और गट में पाए जाते हैं। गट में कौन सा, खास तौर पर मिथेनोजन हमारे गट के अंदर पाया जाता है टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड टू ऑब्टेन एनर्जी। एंड अनदर ग्रुप इंक्लूड हेलोफाइल्स, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, फाइल यानी लविंग, तो हेलोफाइल्स आर सॉल्ट लविंग, इसलिए वहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और इन्हें बिकॉज बहुत सॉल्ट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। और कह रहे हैं ऑल्सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर विद बैक्टीरिया विद इन शेप एंड साइज़। कह रहे हैं शेप एंड साइज़ में तो बैक्टीरिया की तरह होते हैं, ऑल्दो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर शेप एंड साइज़ में, दे ऑल्सो हैव सम एफिनिटी विद यूकैरियोट्स। कह रहे हैं शेप एंड साइज़ में तो बैक्टीरिया से मिलते हैं, बट अगर हम बात करें ना कि ये यूकैरियोट्स के साथ भी मिलते हैं, बिकॉज इनके अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो एंजाइम्स पैदा करती हैं, और जो एंजाइम्स पैदा करती हैं ख़ासतौर पर पॉलीमरेज वगैरह जो है, जैसे कि वो एंजाइम आर्ची के एंजाइम है एक, पॉलीमरेज एक, ठीक है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कराती है कब, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की बात समझ नहीं आती तो मेरी एक प्लेलिस्ट के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने RNA की डिफरेंट टाइप्स भी बताई थी, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस बताया था और जीन का टॉपिक बताया था। एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को भी फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है कह रहे हैं तो ये तो आर्ची के अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए आर्ची और यूकैरियोट के थोड़ा सा रिलेशन है। आर्ची की जो मेम्ब्रेन होती है ये भी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से अलग है, वॉल तो अलग है ही है बिकॉज उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो भी अलग है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो आर्ची होती है उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ग्लिसरॉल के साथ लगे होते हैं लेकिन ईथर लिंकेज के जरिए। सो हाइड्रोकार्बन जो है ग्लिसरॉल से लगा हुआ है ईथर लिंकेज के जरिए, दैट इज़ हैपनिंग इन आर्ची, ठीक है। बट अगर हमारा जो, और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, आर्चियोल कहते हैं, बट स्पेशली इन मिथेनोजेंस। वाइल इन बैक्टीरिया मेम्ब्रेन, अगर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्लिसरॉल जो होता है ना वो ईस्टर लिपिड्स के साथ, ईस्टर बॉन्ड बना रहा होता है लिपिड्स के साथ, ठीक है, यानी ग्लिसरॉल ईस्टर ग्लिसरॉल जो होता है वो लिपिड्स यानी कि हमारे डिफरेंट फैटी एसिड के साथ एक ईस्टर बॉन्ड बना रहा होता है। बट इन आर्ची हाइड्रोकार्बन एंड ग्लिसरॉल आर फॉर्मिंग ईथर लिंकेज। तो आर्ची के अंदर ईथर होता है, दूसरे के अंदर ईस्टर होता है, और मिथेनोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और दे डू नॉट लिव एज पैथोजेंस। कह रहे हैं ये पैथोजेंस नहीं होते, ये नुकसानदेह नहीं होते और ना पैरासाइट होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअलिज्म ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। यानी कि आर्ची बैक्टीरिया या तो म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, या कॉमन सेल्स यानी कि ऐसे तौर पे काम करते हैं कि इन्हें तो फ़ायदा होगा बट दूसरे को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोजन आर्ची, या जैसे कि ई कोलाई है जिसको मिथेनोजन आर्ची भी कहते हैं। ई कोलाई जो होता है मिथेनोजन आर्ची है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और डाइजेशन में काम आता है आपके। और जो मरीन के अंदर आर्चियन होता है जिसको हम सिनार्चियम कहते हैं, सिम्बायोसम, लिव्स विद इन द स्पंज एक्जिनेला मैक्सिकाना एज सिम्बायोन्ट्स। तो कह रहे हैं आपका जो मरीन के अंदर एक आपका आर्ची होता है जिसको हम सिनार्चियम सिम्बायोसम कहते हैं, और जो सिनार्चियम सिम्बायोसम होता है, सिनार्चियम सिम्बायोसम, इट लिव्स विद इन द स्पंज, एक स्पंज के अंदर रहता है जिसको हम एक्जिनेला कहते हैं। तो एक्जिनेला एक स्पंज होता है, उसके साथ आपका रहता है कौन, ये आर्ची, और एक सिम्बायोसिस के तौर पर। सिम्बायोन का मतलब होता है कोई भी रिलेशन ये कर सकता है, जैसा कि या तो कॉमन सेल के तौर पे या म्यूचुअलिस्ट के तौर पे या फिर पैरासाइट के तौर पे। कह रहे हैं सम थर्मोफाइल आर्ची, वो जो हीट को लव करते हैं उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं बिकॉज ये हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्मोफाइल का मतलब यही है कि जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। अगर हम डोमेन की बात करें और उनकी कंपैरिजन की बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची होता है बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट। जो आर्ची होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं और सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, और ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ईस्टर लिंक्ड लिपिड होते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर भी मौजूद होती है, ज़्यादा होती है कम होती है वो बात की बात है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें भी ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं यूकैरियोट्स की मेम्ब्रेन के अंदर। अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ना है सो ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले टॉपिक में डिस्कस किया गया है।
जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्ची की जो जीन्स होती हैं ना वो सर्कुलर्स होती हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आर्ची की जीन जो होती हैं वो किस पे कंसिस्ट करती हैं, उनमें सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं, और इनमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है। तो यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल एंड लीनियर क्रोमोसोम होते हैं, इसमें आर्ची के अंदर सर्कुलर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एंड यूनिक, और इसकी जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है बहुत अलग होता है, आर्ची से अलग होती है और यूकैरियोट से भी अलग होती है। होती तो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स एंड आर्ची, ठीक है। और मल्टीपल एंड लीनियर क्रोमोसोम जो थे हमारे उसके अंदर पाए जा रहे थे, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। अगर सेल के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। तो आर्ची के अंदर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोट के अंदर होता है। तो ये डिफरेंसेस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लेकिन पूछेंगे किसी भी दो के दरमियान, या तो आर्ची बैक्टीरिया या बैक्टीरिया और यूकैरियोट, बट देयर आर हायर चांसेस कि आर्ची और बैक्टीरिया के दरमियान पूछ लें आपसे, ठीक है। तो दिस शुड बी द मस्ट टू डू क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये 9th वाले बच्चे गौर से सुन लें, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे 9th ईयर, सॉरी। सो मेटाबॉलिज्म, अच्छा, तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया, बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया का और आर्ची का, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि जो भी न्यूक्लियर का जो मटेरियल होगा वो फ्रीली फैला हुआ होगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोट्स के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आर्ची जो होता है वो मिथेनोजेनेसिस करते हैं यूनिक टू आर्ची, ठीक है, यानी मिथेनोजेंस के तौर पे पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हेल्प करता है डाइजेशन में। और अगर बात करें बैक्टीरिया की तो इनमें फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं, फर्मेंटेशन भी करते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम इनको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, न्यूट्रिशन वाले को, इन डिटेल, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस की बात करें और सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस यूकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो होती है जैसा कि कंजुगेशन वगैरह का टॉपिक है कि यहाँ से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो आर्ची के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हमारे बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ व्हाट इट इज़ डन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। और अगला टॉपिक है बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी का और बैक्टीरिया के हैबिटेट का। इसके बाद हमने डिस्कस करना होगा हमारे डिफरेंट बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया है, और इंशाल्लाह साइनोबैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया के डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी दैट, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको और दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। हाँ, ये पार्ट रह गया था कि जो कर्ड होता है आपका, कर्ड जो आप समझते होंगे नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोकॉकस लैक्टिस। तो लैक्टोकॉकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कर्ड के अंदर पाया जाता है। और योगर्ट दही के अंदर बात करें तो स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गाकैरिकस। तो लैक्टोबैसिलस बुल्गाकैरिकस जो है ये हमारे योगर्ट के अंदर होता है, बट स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गाकैरिकस दे आर फाउंड इन योगर्ट। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बगैर अपना काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, दे आर यूबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, सेलेमोनाज स्पीशी एंड ट्रिपोनेमा पैलिडम वगैरह। सो दैट इज़ इट। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।